तीन एनिमे, तीन युग, तीन विरासतें, नारुतो, वन पीस, ब्लीच, जिन्होंने न केवल पूरे एनिमे की दुनिया बदली बल्कि एक पूरे पीढ़ी की सोच भी। मगर एक सवाल जो हर ओटाकू के दिल में बना रहता है कि कौन सा एनिमे है इन तीनों में सबसे ज्यादा बेहतर। तो इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे बाय एनालाइजिंग कैरेक्टर्स, बैक स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग एंड एंड गोल तक। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ में वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो पहला पॉइंट है स्टोरी, एंड गोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर। वन पीस एक बहुत लंबी जर्नी है जिसमें 1000 से ज्यादा एपिसोड, 100 से ज्यादा आइलैंड और हर एक आइलैंड पे एक नया रहस्य। मगर इस शो की सबसे खास बात है इसका एंड गोल विच इज वन पीस, जिसके बारे में वैसे तो किसी को भी नहीं पता, एटलीस्ट जितने लोग जिंदा हैं उनमें से। और यही चीज इस स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग बना देता है। इस शब्द के पीछे पूरे शो का मिस्ट्री छुपा हुआ है और हर एक आर्क हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के एक कदम पास ले जाता है। अब ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था आइए समझाता हूँ। हर एक स्टोरी का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कोई लड़ाई जीतना, कोई मैसेज डिलीवर करना, अपने इनर पीस को ढूंढना, कोई ट्रेजर ढूंढना या फिर कोई स्किल ही डेवलप करना। और इस प्रोसेस को अचीव करने के बीच में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्लॉट पॉइंट कह सकते हैं। अब थोड़ी सी मेरी नॉलेज कम है तो अगर मैं कुछ थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ तो अपने आप समझ लेना। खैर, प्लॉट पॉइंट्स ही होते हैं जो कि स्टोरी की ग्रेविटी को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और इन्हीं पर स्टोरी का आउटकम पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। अब इससे हमें एक्चुअली पता चलेगा कि व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग द वर्ल्ड ओडा सेंसेई कितने ज़्यादा ग्रेटेस्ट जीनियस हैं। चाहे वो कई सारे प्लॉट पॉइंट को ऐड करके स्टोरी को और ब्रॉड एंड ग्रैंड बनाना हो, आज हो रहे इवेंट्स को 10 साल पहले टीज कर देना हो, या फिर रियल लाइफ से प्रॉब्लम्स उठा के उन्हें फिक्शनल वर्ल्ड में अडॉप्ट करके बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर देना हो। जैसे ओहारा की बैक स्टोरी, निको रॉबिन का पोन्यूग्लिफ पढ़ना, डॉक्टर वेगापंक का हिस्ट्री रिवील करना एंड कुमा की बैक स्टोरी। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो कि स्टोरी में हमें ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाने के काम तो करते ही हैं, साथ ही में बहुत ही अच्छा इमोशनल इम्पैक्ट भी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हम इस स्टोरी के अंदर कई सारे फ्लेवर एक साथ कंज्यूम कर पाते हैं। That's why this word is nearly perfect. Yeah, I said it. After saying all this, I'm still claiming कि ये वर्ड उतना परफेक्ट नहीं है। अब देखो, जितना स्टोरी में इवेंट्स एंड प्लॉट पॉइंट मैटर करते हैं उतना ही मैटर करते हैं उसके साइड कैरेक्टर्स। और यहीं पे आती है मेन प्रॉब्लम, जहाँ पे मेन कैरेक्टर के अलावा कुछ अदर कैरेक्टर्स लाइक जोरो, उसप, नॉमी, चापर उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इवन दो रॉबिन, सांजी एंड ब्रूक की बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट जनरेट करती है, स्टिल एज अ कलेक्टिव होल वो उतना ज़्यादा स्टोरी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद नहीं करते। और एज अ कैरेक्टर भी वो ग्रो तो होते हैं मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कि बहुत सारी टफ सिचुएशन के गुजरने के बाद भी उनका सेम वे में एक्ट करना और बहुत सारी पावर अनलॉक करने के बाद भी मेन कैरेक्टर पर रिलाई करना। बस यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो कि है निको रॉबिन, जो कि कहीं ना कहीं स्टोरी को प्रोग्रेस करने में मदद करती है। वो पोन्यूग्लिफ पढ़ सकती है, उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा क्रू के सारे मेंबर से हटके है जो कि इम्पोर्टेंट फील होता है, इंक्लूडिंग हर बैक स्टोरी। वहीं पे नारुतो की कहानी थोड़ी ज़्यादा पर्सनल है, अनलाइक वन पीस के जैसे, जिसमें मेन एमसी को पायरेट किंग भी बनना है और साथ ही में वन पीस की खोज भी करनी है, जिसकी वजह से उसके दो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से वर्ल्ड बिल्डिंग एंड मेन कैरेक्टर के साथ साथ में साइड कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट ये केस नारुतो के सेक्शन में नहीं है, क्योंकि नारुतो का ऑब्जेक्टिव उसका पर्सनल गोल है और उसे अचीव भी उसे अकेले करना पड़ेगा। यहाँ पे साइड कैरेक्टर के खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें कुछ पूरा भी कर लेते हैं, जैसे सासुके, शिकामारू, हिनाटा एंड इवेंचुअली साकुरा। ऑल्दो इस शो की फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा यूजलेस एंड डिस्पोजेबल हैं, बट इन द एंड उनका मोटिव पूरा होता है और कहानी में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट वो करती नहीं है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वहीं पे ब्लीच के कैरेक्टर का कोई गोल ही नहीं है, उसे बस जबरदस्ती स्टोरी में घसीट लिया गया और इसीलिए स्टोरी का कोई कलेक्टिव मोटिव हमें समझ में आता ही नहीं है। हर एक इवेंट दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील होता है, डिस्कनेक्टेड फील होता है, जिससे कि स्टोरी की फ्लुएंसी भी हमें समझ में नहीं आती। स्टिल ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी करने की ट्राई की है, मगर उसका भी इम्पैक्ट उतना ज़्यादा फील नहीं होता। साथ ही में इसके मेल कैरेक्टर वन पीस के मेल कैरेक्टर जैसे हैं, इंटरेस्टिंग ये डिस्पोजेबल और डिटरमाइंड तो हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, पावर लेवल इंक्रीज करते हैं, मगर जब आती है मेन बैटल की बात तो वहाँ पे उतना ज़्यादा यूजफुल साबित नहीं हो पाते। साथ ही में इसकी फीमेल कैरेक्टर्स हैं नारुतो के फीमेल कैरेक्टर के जैसे, जो कि बहुत ज़्यादा यूजलेस साबित होते हैं। ऑल्दो
इसकी फीमेल कैरेक्टर नारुतो से तो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करती ही हैं और कई सारे आर्क में उनकी इम्पोर्टेंस दिखती है, बट ओवरऑल कलेक्टिवली अगर हम देखें तो वो ज़्यादातर साइड कैरेक्टर बन के ही रह जाती हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को कंक्लूड करें तो यहाँ पे वन पीस और ब्लीच के साइड कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी उन्हें सही से यूटिलाइज नहीं किया गया। वहीं पे नारुतो में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, सिंस उसके साइड कैरेक्टर और वर्ल्ड बिल्डिंग कैरेक्टर के आउटकम में, स्टोरी के आउटकम में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट का क्लियर विनर होगा नारुतो। अब आ जाते हैं नंबर 2 एंड मेरे फेवरेट पॉइंट, विलेंस ऑफ द शो। वन पीस में डोफ्लामिंगो, इमू एंड एनल जैसे कैरेक्टर्स हैं जो कि केवल इविल ही नहीं बल्कि उनके मल्टी लेयर्ड प्लान एंड करिश्मेटिक प्लान्स भी होते हैं। उनकी कोई बैक स्टोरी दुखद नहीं होती है और यही चीज़ उनको एक ग्रेट विलन बनाती है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा आके बोल सकते हैं कि नारुतो के विलन बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर नारुतो के विलन्स के पर्सपेक्टिव से वो मूवीज़ देखोगे या फिर ओ शो देखोगे तो आपको वो विलन लगेंगे ही नहीं। दे आर सॉर्ट ऑफ हीरो देमसेल्व्स, राइट। वो अपने आप को हीरो मानते हैं, तो वो विलन हुआ ही नहीं। विलन जो होता है वो प्योर विलन होता है, उसके लिए कोई भी बैकग्राउंड स्टोरी या फिर कोई इमोशनल पास्ट होने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वन पीस में डोफ्लामिंगो, जब उसका बैक स्टोरी भी सुनाते हैं तब भी वो हरामी होता है, बच हरामी होता है भाई वो। वहीं पे सम अदर कैरेक्टर्स लाइक सेलेस्टियल ड्रैगन्स, उनको देख के तो मेरी आंखों में खून आ जाता है। उनसे बुरा विलन मैंने आज तक देखा भी नहीं होगा प्रोबेबली एनिमे के हिस्ट्री में, बसर्क को छोड़ दो तो। और साथ ही में मरीन्स, जो कि मुझे लगता है पोटेंशियल फाइनल एनिमी जो होता है वो हो सकते हैं प्रोबेबली। और नारुतो का मैंने आपको बता ही दिया है कि उसके विलेंस को एक्चुअली मैं एज अ विलन काउंट नहीं करता हूँ, और जो प्योर इविल एंटिटी आपको बाद में इंट्रोड्यूस भी करी जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, उनसे हम उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वन पीस के विलेंस के साथ में उनका कंपटीशन करवा भी सकते हैं। वहीं पे बात करें ब्लीच की तो उसका विलन वन ऑफ द बेस्ट विलन ऑफ द एनिमे हिस्ट्री माना जाता है सासुके आइजन, और ऐसा मुझे भी लगता है कि एक्चुअली ही इज अ गुड विलन, यस। मगर जितना लोग उसे हाइप करते हैं मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगता वो। स्टिल उसका मोटिव क्लियर है, उसके पीछे कोई भी इमोशनल बैकग्राउंड या फिर कोई भी सिंपैथेटिक स्टोरी बिल्ड करने का कोशिश नहीं किया गया, और अपने प्लान को लेके बहुत कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, इसलिए उसको पूरे ही पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे वन पीस और ब्लीच के बीच में एक टाई होता है और नारुतो यहाँ पे बहुत ही गंदी तरीके से हार जाता है। नंबर 3, कैरेक्टर डिजाइन एंड बीजीएम। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि किसी भी शो या मूवी का बीजीएम उसको अमर कर देता है, और यहाँ पे हर एक शो के प्लॉट के हिसाब से उसका बीजीएम बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। किसी भी शो का अगर आप नाम सुनेंगे और अगर आपने उस शो को देख रखा है तो उसका बीजीएम आपके हेड में अपने आप ही बजने लगता है। वहीं पे बात करें अगर कैरेक्टर डिज़ाइन की तो वन पीस के कैरेक्टर एग्जैजरेटेड हैं, उनके बोल्ड डिज़ाइन हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे से डिस्टिंक्ट आपको समझ में आ जाते हैं। और उनकी लाफ्स स्पेशली, दे आर लाइक द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक थिंग दैट एग्जिस्ट इन द होल एनिमे हिस्ट्री अंटिल इट कम्स टू फीमेल कैरेक्टर। जब फीमेल कैरेक्टर की बात आती है तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर, और उनके बिहेवियरल पैटर्न भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर समझ में आते हैं। मरीन फोर्ड के पहले निको रॉबिन का कैरेक्टर डिज़ाइन और उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और मुझे इसलिए वो बहुत ज़्यादा पसंद थे, अगर मरीन फोर्ड के बाद में उसे भी नामिफाई करके एकदम ही बकवास कर दिया। वहीं नारुतो और ब्लीच के कैरेक्टर बहुत बेहतर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। स्पेशली ब्लीच में वो तो उसके एक एक कैरेक्टर का अलग पर्सनालिटी और अलग ही आपको ड्रिप दिख जाता है, जो कि देखने के बाद में मुझे लग रहा था कि यार why they are not getting an award for matching such good characters। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट को अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे ब्लीच क्लियर विनर है। उसके बाद में नारुतो आता है। अगर हम पॉइंट के हिसाब से देखें तो ब्लीच को 2 पॉइंट मिलेंगे, नारुतो को 1.5 एंड वन पीस को मिलेंगे 1 पॉइंट। तो यहाँ पे वन पीस बुरी तरह से हार गया। अब आ जाते हैं 4th एंड फाइनल पॉइंट पे, जो कि है वॉचबिलिटी। वन पीस का वर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर उसका ओवर एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स और साथ ही में एक्स्ट्रा पॉपी एनिमेशन, कुछ आर्क जो रेपिटेटिव लगते हैं, और उसकी स्लो पेसिंग हर टाइप की ऑडियंस को केटर करने के लिए काफ़ी नहीं है। वहीं पे ब्लीच की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा स्लो है और कैरेक्टर्स का मोटिव क्लियर नहीं होता, और दो सोल सोसाइटी तक आते आते वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मगर ओवरऑल जो एनिमे है उसको अगर हम एज अ होल देखें तो उतना भी अच्छा नहीं है कि हम उसे हर टाइप की ऑडियंस को रिकमेंड कर सकें। साथ ही में बात करें नारुतो की तो आपको शुरू से ही बहुत ज़्यादा हुक कर लेता है और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। उसके इंट्रो से लेकर पेन आर्क तक तो वो आपको फोर्ड फील होने भी नहीं देता। ग्रेट निंजा वार थोड़ी सी स्लो फील हो सकती है, अगर हम जब कंपेयर करते हैं बाकी दो एनिमे से तो ये उस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है।
है। तो इस पॉइंट का भी क्लियर विनर है नारुतो। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ब्लीच काफी क्लोज आता है नारुतो के, बट स्टिल नारुतो इज नंबर 1, ब्लीच इज नंबर 2, वन पीस इज नंबर 3। अब वन पीस नंबर 3 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, बल्कि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए है जो कि उसे देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। हर टाइप के ऑडियंस को आप वन पीस देखने के लिए मजबूर कर ही नहीं सकते। तो दैट वाज इट माय वीडियो ऑन द बिग 3 एनिमेज। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तब तक आप भी चलो एंजॉय करो वीडियो, मैं चला सोने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।